जय हिंद फ्रेंड्स। ज्ञान प्रसार के बड़े सारे माध्यम हैं। किताबें सबसे प्रमुख माध्यम रही हैं आदिकाल से। किताबें रहीं, फिर आर्किटेक्चर रहा, ड्रामा रहा, लेकिन आधुनिक काल में जो सबसे बड़ा माध्यम है ज्ञान के प्रचार का और एंटरटेनमेंट का, वह है सिनेमा, सिल्वर स्क्रीन। बहुत सारी बातें हम अपने समाज को समझाना चाहते हैं, अपने लोगों को समझाना चाहते हैं, अपने विद्यार्थियों को समझाना चाहते हैं, अपने मित्रों को समझाना चाहते हैं, लेकिन सीधा प्रवचन और सिद्धांत काम नहीं करते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो सिनेमा जो बहुसंख्यक वर्ग से जुड़ी हुई है, मेजॉरिटी लोगों से जुड़ी हुई है, उसी को आधार बनाया जाए ज्ञान के प्रसार का, ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान तक। और इसमें मैंने सबसे पहले चुना मिर्जापुर। सफल सीरीज मिर्जापुर। और इस सीरीज के कुछ पात्रों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि राजा बनने के क्या सिद्धांत, असफलता की वजह है, द्वंद्व की वजह, स्त्री, सर्वोच्चतम स्त्री के लक्षण, ऐसी बहुत सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। तो जैसे न्यूटन ने सिद्धांत दिया, न्यूटन के सिद्धांत, ऐसे इसमें हम पहले चर्चा करेंगे कालीन भैया के सिद्धांत, लॉज ऑफ न्यूटन। तो लॉज ऑफ कालीन भैया। मैंने कहा इस समाज में दो तरह के लोग हैं, एक शासक, एक शासित। और शासक और शासित में बस एक ही अंतर है, शासक की जो समझदारी का लेवल है वो बड़ा हाई है, शिक्षा सेकेंडरी स्तर पर है। मोदी जी को देखिए, अमित शाह जी को देखिए, ऐसे न जाने कितने लोग। जो सबसे पहली चीज का विकास एक इंसान को अपने अंदर करना है वो समझदारी है। इसीलिए ज्ञान के लिए जो शब्द भारत में है वो है दर्शन। जैसे देखा गया, जो देखकर नहीं सीख पाया वो पढ़कर कभी नहीं सीख पाएगा। तो हम पहले कालीन भैया के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अब कालीन भैया की जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो बहुत हाई है। कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी जी ने रोल किया है कालीन भैया का, अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया, और बड़ी जबरदस्त अदाकारी की है, बड़ी जबरदस्त अदाकारी की है। मतलब जिनकी जितनी सराहना की जाए, मतलब वो अब कालीन भैया के नाम से जाने ही जाते हैं। अब शायद पंकज त्रिपाठी कम लोग जानेंगे उन्हें, लेकिन वो जहां जाएंगे वहां लोग उनको कालीन भैया के नाम से ही पुकारेंगे। और ये कहते हैं एक कलाकार का अपने चरित्र में मिट जाना। ये होती है अदाकारी। जब लोग आपके वास्तविक नाम के विपरीत आपके चरित्र, पात्र के नाम से आपको जानने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपने अदाकारी की पराकाष्ठा को पार कर दिया। अगर आपको राजा बनना है तो आप कालीन भैया से क्या क्या सीख सकते हैं। कालीन भैया की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी हाई है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डाउट ही नहीं। पहला there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest। अब ये आपने बहुत बार इसको सुना होगा, there are no permanent friends, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent इंटरेस्ट। अब ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अब ये बात आपके दिमाग में घुसे कैसे। आम आदमी सबसे दुश्मनी किए हुए बैठा है, सबसे नाराज है, बड़े भैया से नाराज है, छोटी वाली भाभी से नाराज है, पड़ोसी से नाराज है, गुप्ता जी से नाराज है, शर्मा जी से नाराज है। जब आप किसी को प्यार करते हैं ना तो आपके वो दिल में रहता है।
और जब आप किसी से नफरत करते हैं तो वो आपके दिमाग में रहता है, और जो जितने ज्यादा लोगों से नफरत करेगा उसका विकास कभी नहीं होगा। नफरत नहीं करनी है, ये सिद्धांत। अब ये सिद्धांत कालीन भैया को भी समझ में आता है, और ये सिद्धांत मुख्यमंत्री जी को भी समझ में आता है, इसीलिए दोनों राजा हैं। अब ये सिद्धांत आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा इसकी, दोनों वीडियो। पहला वीडियो जब गुड्डू पंडित और बबलू भैया कालीन भैया से मिलने आते हैं, पहला एपिसोड। गुड्डू पंडित और बबलू भैया कालीन भैया से मिलने आते हैं। शुरुआत में मुन्ना भैया से झगड़ा हो जाता है, मुन्ना भैया उनके पिता को मारने जाते हैं, और गुड्डू भैया और गुड्डू पंडित और बबलू भैया को कालीन भैया अपनी कोठी में बुलवाते हैं, और वहां कालीन भैया को लगता है कि तो दोनों लड़के काम के हैं यार। पूछते हैं क्या करते हो? बोले मैं तो मिस्टर मिर्जापुर की तैयारी कर रहा हूँ, ये पढ़ने वाला स्टफ है, आईएएस का स्टफ। अरे बोले नहीं नहीं कालीन भैया मैं तो एसएससी बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ। समझ जाते हैं। और यहां पर ये कालीन भैया अपने उस दुश्मन को अपना दोस्त बना लेते हैं कि काम के आदमी है यार, काम के आदमी से कौन सी दुश्मनी, काम के आदमी से कौन सी दुश्मनी। ये आज हमारे समाज का सबसे बड़ा रोग है, नफरत। जो राजा हैं वो इस सिद्धांत पे चलते हैं कि काम के आदमी से। कालीन भैया कहते हैं कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए, कब तक बचाओगे वकील साहब को? और तुम नहीं मिले, रिस्क तो है। बोले अगली बार मुन्ना भैया घर आए और जिंदा ही नहीं बचे, रिस्क तो वहां भी है। ये देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तुम्हें पता था मुन्ना हमारे लड़के हैं? जी भैया जी, और हमारी फटी भी थी। फिर भैया जी अगर आप हमारी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो हम किए। अब कोई हमारे घर में घुस के हमारे बाप को बेइज्जत करेगा, हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेगा, तो मारेंगे नहीं हम? ये दोबारा करेंगे, हम दोबारा मारेंगे। हमको मारोगे? बाबुल मिर्जापुर के सारे गन्स हमारे कंट्रोल में। गन सिर्फ उसके कंट्रोल में रहती है मुन्ना भैया जो उसको हाथ में पकड़ा होता है, जैसे हमारे घर में थी। तो छोड़ो उसे। मुन्ना हर बार बचा पाओगे वकील साहब को? मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो? रिस्क वहां भी है करीम भैया।
क्या करते हो? जी हम पढ़ते हैं, मुन्ना भैया के कॉलेज में ही पढ़ते हैं। आगे हम मिस्टर पूर्वांचल की तैयारी कर रहे हैं। और आप? ये कॉलेज टॉपर हैं, अकाउंट्स के, एकदम हाईएस्ट मटेरियल है। नहीं नहीं भैया जी, वो हम आगे का भी कुछ सोचे नहीं है। शायद बैंक पीओ का फॉर्म भरेंगे हम। हमारे लिए काम करोगे? भैया जी देखो, बैंक की नौकरी करके दूसरों का पैसा गिनोगे, हमारी नौकरी करके खुद का रुपया। पांच मिनट देते हैं, सोच लो। और यही काम करते हैं सीएम साहब। जब कालीन भैया जेपी यादव की शिकायत करने जाते हैं, अब मुख्यमंत्री जी जेपी यादव सगे भाई हैं, सगे भाई हैं, सगे भाई। लेकिन सीएम साहब को 3 बेनिफिट कालीन भैया दिखाते हैं। पहला बेनिफिट कि हम चाहते हैं आप दोबारा सीएम बने। दूसरा बेनिफिट, हम आपको पैसा देंगे। तीसरा बेनिफिट, हम पार्टी की छवि सुधार देंगे। गोरखपुर वाले कांड में पार्टी की छवि बिगड़ी है ना, हम सुधार देंगे छवि को। और बेटा हमारा युवाओं में पार्टी का विस्तार करेगा। सीएम साहब ने अपने भाई को दरकिनार कर दिया। कहते हैं लास्ट में, जाइए अब जेपी आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अपना वादा याद रखिएगा। जनता दरबार लगता तो है, वहां कहीं नहीं आए। क्योंकि वो आम आदमी के लिए होता है माननीय मुख्यमंत्री जी। हम बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलना पसंद नहीं करते त्रिपाठी। बावजूद उसके आप हमसे मिले, इंक्वायरी करवाए ही होंगे हमारे बारे में। मुख्यमंत्री जी, चुनाव सर पे है और आपकी तरह हम भी चाहते हैं आप जीते। तो पूरी बात बोलिए। आप पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ और हम व्यापारी। आपके हमारे बीच में ये जेपी यादव दलाल क्या कर रहे हैं? जेपी छोटे भाई हैं हमारे। पर छोटे भाई प्रचंड चूतिए हैं। विभीषण की तरह भाई की लंका ढहा देंगे। मुख्यमंत्री जी, कुल जमा ये है कि हम डायरेक्ट आपसे डीलिंग करेंगे, सीधे पैसे आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही प्रयास करेंगे कि पूरे प्रदेश में वायलेंस कम हो जाए। हम पर्सनली आपके वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे। आपके आशीर्वाद से पूर्वांचल में दबदबा है हमारा। मुन्ना यूथ आइकन है, सोशल वर्क करते हैं, यूथ में पकड़ है इनकी। ये मोटिवेट करेंगे युवाओं को, आपको मतदान करें। बस एक शर्त है, हमें जेपी यादव से कोई डील नहीं करनी है। गोरखपुर गोलीकांड के लिए मुन्ना की बलि मांग रहे थे हमसे। अपने बेटे की बलि देता है कोई। तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। उस सोफे पे एक खरगोश बैठे हैं, गोरखपुर गोलीकांड में थे वो।
हाथ में बंदूक लिए। विटनेस मिल जाएंगे। ललित, जी भैया जी। वो गोरखपुर वो शादी वाले गोलीकांड में थे तुम? हाँ भैया जी। हाथ में क्या लिए थे? भैया जी गन। सर को प्रणाम करो। जाइए, अब जेपी आपको परेशान नहीं करेंगे। अपना वादा याद रखिएगा। प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी। ये था पहला अवधारणागत स्पष्टता। जय हिंद।